वो सही है। और यही है ना कि जितना भी हो जाना उसको क्या कहते हैं, वो असल में कहना तो नहीं चाहिए, मजाक उड़ाया हुआ मदद का मदद का भी मजाक उड़ाया। वो अपने सामने उस सामने भी लोग खोलते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि आगे क्या जिस बंदे की नीयत थी उसने आगे सिखाना किया। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Yes, just Ashir, where are the remaining students? कहाँ चले जाते हैं वहाँ? हाँ? Recorded lectures ही लेने हैं? Anyway, अच्छा देखिए हमने इससे पहले हमने लेटर राइटिंग की डिफरेंट एस्पेक्ट्स और रिपोर्ट राइटिंग की बात की, ठीक है? तो मैंने कहा शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट होती जो भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती। ओके, अब इसमें ये कि फिर मेमो की हमने बात की कि मेमो इस तरह लिखा जाता है। आज थोड़ा सा मतलब इसको मजीद हल्की सी बात करके फिर हम थोड़ा थ्योरी की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा। ओके, तो देखिए हमने इससे पहले बात की कि मतलब कि हम जो है शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक? As I told you earlier कि मतलब उसमें एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट ये शॉर्ट रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है किसी भी शक्ल में, ठीक है? और तो जनरली स्पीकिंग आपको कहा जाता है राइट अ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक? और आपको बताया कि फॉर्मल होने का मयार हमारा क्या होता है, क्योंकि सीरियस इशू होते हैं, हायरार्किकल लेवल ऊपर से नीचे आता है, काफी ऊपर से, और उसमें जो है टाइम एक लिहाज से इट्स इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने की रिपोर्ट ज्यादा फॉर्मल है, साल से ज्यादा फॉर्मल है। अब उसका दूसरा एक पहलू ये है कि शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट, ये अक्सर बुक्स में ये बात गलत लिखी हुई है, थोड़ा इसको क्लियर रखें। इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं, हमेशा बात की कि नहीं की। शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट के हवाले से हमने बात की है आयशा, अभी शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट इसके अंदर थोड़ी सी बात की है कि नहीं की? यस और नो? ठीक है, हाँ यस एवरी यस। तो फिर आपको पता है कि इसमें मैंने बताया होगा कि इसमें एक लेटर रिपोर्ट होती है, ओके, और एक मेमोरेंडम रिपोर्ट, मेमोरेंडम रिपोर्ट, ओके। और मैंने बताया कि एक और होती है जैसे सो कॉल्ड फॉर्म रिपोर्ट है, ओके, हमने बात की है, ओके, ठीक है, ठीक। तो ये आपसे बताया कि लेटर रिपोर्ट जो है वो लेटर के स्टाइल से लिखी जाती है, सारा स्ट्रक्चर लेटर का होता है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जब आएगी तो उसमें हम पैराग्राफ बढ़ा देंगे, इंस्टेड ऑफ 1 2 विल गो फॉर 5 6 7, और उसमें हेडिंग्स नहीं होंगी। मेमोरेंडम रिपोर्ट आपको बताया कि इसमें मेमो का फॉर्मेट होगा, जैसे कल बात कर रहे थे, मेमो के स्टाइल से लिखी जाएगी, और बॉडी जब आएगी तो उसमें हम जो है थोड़ा सा उसको, मेमो आमतौर पर एक पैराग्राफ का होता है, तो मेमोरेंडम रिपोर्ट 4 5 6 पैराग्राफ की हो सकती है, ठीक। तो फॉर्म रिपोर्ट आपको बताया कि ये तो कोई भी है नीचे प्रिंटेड फॉर्म में जो किसी चीज का भी है जो प्रिंटेड फॉर्म में कोई चीज है, किसी अस्पताल में, किसी थाने में, किसी ड्राइविंग के इंस्टीट्यूट में, कि ये इसको भरें जी और फिर आए, तो वो कुछ सिंपल फॉर्म से होता है, ओके। तो आई थिंक वी हैव बीन थ्रू इट, ये तो हुआ। आज हम थोड़ा सा, और मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना राइटिंग की साइड कोई थोड़ा पता कर लें, आपने करना कि आपने आपके पास कोई एमसीक्यूज की
किट टाइप चीज होगी, ठीक है, वही बुक डिपो वालों की या जो भी हर एरिया का अपना है, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसमें थोड़ा हाथ खोल लें, लेकिन की वन थिंग इन माइंड कि समटाइम जो आगे आंसर गलत भी होते हैं, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करते। ये नहीं कि आगे अगर आंसर गलती से बी लिखा आपके ये कुरान में है कि बी, क्यों, एवरी चीज लॉजिकली रैशनल ग्राउंड पर आपको नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना। तो राइटिंग में तकरीबन यही चीजें पूछते हैं जो हमने कर ली, ठीक। बस आगे चलते हैं। आप सब ने जाहिर है ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक। अगली जो चीज है दैट इज कम्युनिकेशन जो है एज अ होल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसमें सारे टॉपिक्स इंटरलिंक करके चलते हैं। पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता कि फलान जगह से इतना आना है, एक रफ की बात बनी होती है। प्रैक्टिकली पेपर सेटर ने डिफरेंट एमसीक्यूज लेने हैं कहीं से, नेट से या दाएं बाएं से, और उनको अरेंज करके कहना जिसको करें, ठीक। अब कम्युनिकेशन का जो है एक तो अब हम ओवरऑल थ्योरी की बात करते हैं कि हमारे पास 2-3 लेक्चर शुरू है। कम्युनिकेशन चीज क्या है आप सब जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, कि जो है आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो अमल है। कई दफा वो कहते हैं कि बताएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने देखने को उसमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सी है, ठीक। हमने कहा कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, ये वो अमल है जिसके जरिए हम जो है अपने आइडियाज को, अपनी सोचों को या इंफॉर्मेशन वगैरह का तबादला करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप या ग्रुप टू इंडिविजुअल। तो ये तो सब आपको पता है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। और इसका मतलब ये है, अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या कम्युनिकेशन से मुराद कहा जाता है कि मतलब कम्युनिकेशन मीन्स सेइंग, कम्युनिकेशन कहने को कहते हैं, if you say something, तो क्या इसको हम कम्युनिकेट करना कहेंगे? तो आंसर इज नो, ठीक। जस्ट सेइंग इज नॉट कम्युनिकेशन। इट इज पॉसिबल, फर्ज किया अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन अगर फर्ज किया जो जिस मकसद के साथ हम बैठे हैं आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, तो इट मीन मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सो ये अक्सर पूछते हैं इज सेइंग कम्युनिकेटिंग, हम कहेंगे नो। कहना कम्युनिकेट करना नहीं है, कम्युनिकेट करने की ये है कि आपने जिस मकसद के तहत चीज कह रहे हैं वो अगले तक किसी न किसी अंदाज से पहुंचे, ठीक। वो अलग बात है कि उसमें समझने में फर्क हो सकता है। फर्क आई वांटेड टू से समथिंग एंड यू टुक दैट थिंग लाइक द अदर वे अराउंड, आपने उसको भी और मतलब निकाला, ये तो हो सकता है, उसमें तो परसेप्शन का फर्क हो सकता है, ठीक। अब इसमें जो 2-3-4 टॉपिक्स जो पक्के हैं जिसमें से मेरा ख्याल है कोई 20-25% पेपर उसमें से आते हैं, हम उन टॉपिक्स पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है, ये आपके जहां भी दिया हुआ किसी भी चैप्टर में, ये है यूनिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन, ये टॉपिक है। अब देखिए इसमें ये कहीं आगे करके दिया हुआ आपके बुक्स में, ये टॉपिक और कम्युनिकेशन का प्रोसेस इटसेल्फ जो है ये थोड़े से इंटरलिंक्ड है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के स्टेप्स, जो आप सबको जानते हैं, इस यूनिवर्सल कम्युनिकेशन से मुराद क्या, पहले आप इस अक्सर वो कहते हैं कि व्हाट्स मेंट बाय यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन से मुराद हम लेते हैं, यूनिवर्सल से मुराद लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो चीज बैन अवी लेवल पर हो, यानी कि हर जगह हो। जैसे हम कहते हैं मदर्स लव इज यूनिवर्सल, माँ का प्यार यूनिवर्सल, सब मानते हैं कि माँ माँ ही। यूनिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन को हम अगर डिफाइन करना चाहें, आप लिखने का इतना टाइम नहीं, लेकिन चलो हम यूँ कह सकते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वो प्रिंसिपल्स
those principles of communication that are जो कि हैं that are integral आपको पता है मतलब लास्ट कम्युनिकेशन के यानी कि वो प्रिंसिपल वो सोच जो कि इंटेग्रल जो कि that we could not do without यानी कि जिनके बगैर हम चल नहीं सकते that means जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे हम ये चीजें तो होंगी ही होंगी ये चीजें तो होनी ही होनी और कुछ हो या ना हो that means the integral or the essential principles of communication जो कि यानी कि हमेशा होते हैं they are always there ठीक है तो मतलब ये है कि इनकी इम्पोर्टेंस अगर आप फर्ज के उस एंगल से देखने मुसलमान होने के नाते फर्ज की हम बात करें तो हम कहते हैं जैसे कुरान की आयात है हम कहते नहीं कोई भी चीज हो हम कहते हैं यार ये चीज तो है ही है कुरान पाक में तो इसके हमारे लिए तो फाइनल सेम इज द केस ओवर हियर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वो प्रिंसिपल हम कहते हैं जो कि दैट आर पार्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे हम कहेंगे यार ये चीजें तो होनी ही और कुछ हो या ना ठीक तो ये आप सब जानते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है ये सारी चीजें आपने ओपन पढ़ी है थोड़ा सा अब देखिए इसमें आप मतलब पहली चीज हो जाएगी स्टैंडर्ड ठीक है मैं थोड़ा तेज से चलता हूँ लेकिन ये तो आई थिंक इस वेरी और आपको ये भी पता कि पेपर में कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं कुछ 2 नंबर के होते हैं जो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल और क्लियर होते हैं वो आमतौर पर 1 नंबर के होते हैं और जिनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है तो 2 नंबर के होते हैं तो इस बात को दे डोंट रिवील उन्होंने बताया नहीं होता लेकिन पेपर देते हुए भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको खुद भी अंदाजा हो सकता है यार ये 2 नंबर वाला सवाल है एक दो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा एक वाला सिंपल हो मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सल कम्युनिकेशन में पहली चीज हो गई स्टैंडर्ड दूसरी आप सबको पता ही है एनकोडिंग ठीक है इसको हम थोड़ा एलेबोरेट भी कर लेते हैं ये एनकोडिंग के बाद क्या हो गया मैसेज मैसेज के बाद हो गया आपका मीडियम या चैनल फिर हो गया जी उसका आपका रिसीवर फिर आपकी हो गई डिकोडर ओके और फिर आपको हो गया फीडबैक जस्ट समझ जाओ मेरे मार्क जी आवर्स हैं कि फीडबैक और इसके बाद एक चीज होती है हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए ठीक है एक चीज होती है हम कहते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओके एक को हम कहते हैं जी कॉम्पिटेंस एक को हम कहते हैं इफेक्ट एक को हम कहते हैं अब देखिए इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करें इसमें से आमतौर पर 1 नंबर वाला सवाल उठाया जाता है ठीक और वट एवर यू हैव रिटन आपको नजर आ रहा होगा नजर आने में थोड़ा सा मसला हो रहा लगता है ये नॉइज में ठीक अब देखिए इसमें ये जो स्टेप्स हैं these steps आपको इनको मैं थोड़ा मार्क किए बात को कहते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या हैं तो ये जो 5 चीजें ये आप सबको आप जानते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स हैं दीज आर बेसिक स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एक सवाल में एक उत्तर है कम्युनिकेशन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं
तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसके बेसिक स्टेप्स है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, देखिए मतलब एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से कहा जाता है, हम कहेंगे इस तरह होता है, ठीक? लेकिन इन एडिशन टू दैट ये दो तीन चीजें जो हैं ये यूनिवर्सल में ये चीज भी आ जाती है और ये भी आ जाती है, बड़ा फर्क है। यानी कि दो टॉपिक्स एक ही वक्त में हम चला रहे हैं, कम्युनिकेशन के बेसिक स्टेप्स, इन एडिशन टू दैट ये जो चीजें हैं दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इनको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। I'm pretty sure कि जो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इसमें तो आप जानते हैं जब भी हमने कम्युनिकेट करना तो ऑब्वियसली वी नीड समवन टू सेंड दैट मैसेज। सीधी सी बात है, कोई बंदा बंदी होगा जो मैसेज को सेंड करेगा, वो सेंडर होगा, ठीक? एनकोडिंग से क्या मुराद हम लेते हैं, इसका मतलब है कि चीज को कोड में डालना। तो इससे मुराद क्या लेते हैं, किसी चीज को क्या करना, शेप देना, किसी यानी कि आइडिया या थॉट को क्या करना, उसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करना। जैसे आपने किससे कोई बात करनी है तो आप बात करने से पहले जहन में सोचते हैं ना कि इस तरह कर लेते हैं, यूं करता हूँ, ये होता है, ठीक है। एनकोडिंग में तो मतलब क्या हुआ कि किसी मैसेज को फॉर्मुलेट करना, उसको शेप देने की कोशिश करना। तो मैं यूं लिख देता हूँ, फॉर्मुलेटिंग अ थॉट, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग या शेपिंग राइट। कोई भी आपके दिल में थॉट या आइडिया आपको थोड़ी सी शेप देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको किससे बात करनी है उससे पहले जहन में तो हम करते हैं ना, उस वो प्रोसेस एनकोडिंग है। जब एकदम अच्छे बात किस तरह की रही है, पूछा जाए यहाँ यूं लिखिए, ये जो प्रोसेस सोचने का अमल है ये एनकोडिंग है। तो अक्सर कहते हैं एनकोडिंग क्या होती है या एनकोडर क्या होता है। तो एनकोडर कौन हुआ, सेंडर को बात करता है, एनकोडर भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर उसी ने ये चीज करनी है, एनकोड करनी है। ओके, सीधी सी बात है, वंस यू एनकोड समथिंग, आपने एक चीज थोड़ी सोची है, तो जब वो चीज तैयार हो गई, जब वो चीज शेप में आ गई है तो वो चीज मैसेज बन गया, ठीक है। एक एक चीज को लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सुनने पर जरा मैसेज मीन्स ये वो शेप देने का अमल है एनकोडिंग। तो वंस जो है आपने ये शेप समथिंग, किसी को शेप दे दी है, तो वो जो चीज है जो आपको किसी को भेजनी है वो आपका मैसेज। यानी कि ये क्या चीज है, इख्तियार शुदा जो आपका थॉट, इख्तियारी का अमल, उसमें आप तैयार हो मैसेज। अब कॉमन सेंस की बात है, जब एक मैसेज आपको देना है, आपने किसी को देना है, तो उसके लिए यू नीड समथिंग। कहते हैं मैसेज कैसे दें, कहते हैं इसके लिए हमें मीडियम चाहिए। मीडियम समझते हैं कि इसको हम मोबाइल के जरिए मैसेज दें, फैक्स के जरिए दें, किसी और जरिए से दें, ठीक है, ईमेल के जरिए दें। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, फैक्स हो गई, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपका डिफरेंट मीडिया है, ठीक, इसको कहेंगे मीडियम, जिसके जरिए आपने आगे पहुंचाना। जाहिर है व्हेन यू सेंड समथिंग तो ऑन द अदर साइड कोई बंदा चाहिए जो उसको रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर होगा। देखिए आपने जाहिर आपने सबका थोड़ा बेसिक आइडिया तो है ही है, इस चीज की तफसील की जरूरत नहीं है। अब डीकोडिंग क्या है, ये अक्सर पूछता है व्हाट्स मेंट बाय डीकोडिंग, मुख्य नंबर होते हैं। अगर एनकोड का मतलब है किसी थॉट को शेप देना, तो डीकोड का मतलब किसी चीज को ओपन करना। तो डीकोडिंग का मतलब हम क्या लेते हैं आमतौर पर, इससे हम मुराद लेते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ मैसेज, किसी मैसेज को अंडरस्टैंड करना और उसमें से कोई मतलब अखज करने की कोशिश करना। इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ मैसेज, जो भी आपके पास मैसेज आया है आप उसको समझ के उसमें से देखते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है, अच्छा ये, उसको आप थोड़ी सी मैसेज को, जैसे आप सब जानते हैं एक एनक्रिप्शन होती है, कंप्यूटर आप उससे बेहतर समझते हैं। एनक्रिप्शन में आप एक मैसेज को कोड में डालते हैं, डिक्रिप्शन होती है उसमें आप उसको खोलते हैं। तो इस लिहाज से ये मैसेज एनक्रिप्टेड होगा और ये डिक्रिप्टेड होगा, ठीक। जाहिर है वंस यू आपने मैसेज को जब समझ लिया तो अगला स्टेप क्या है, उसका आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं कि जी आपका जो बात समझ आ गई है, ठीक है,
या आपका मैसेज मिल गया या वॉट एवर, फीडबैक ऑल ऑफ यू नो मीन्स टू किसी को वापस खिलाना। तो फीडबैक मतलब इस चीज का रिस्पॉन्स है, ठीक। बल्कि फीडबैक को मतलब कहा जाता है कि ये चीज, इसकी भी बात को डेफिनेशन पूछते हैं, डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है, फीडबैक से हम राल लेते हैं टू रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू अ रिस्पॉन्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड बनता है। किसी रिस्पॉन्स के जवाब में रिस्पॉन्स, मतलब ये एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट फीडबैक का ये है ना कि मैंने आपको एक चीज की, आपने फर्ज किया आगे से मुझे बताया कि आपकी बात की हमें समझ नहीं, ये भी फीडबैक। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ रुकता तो नहीं है, मैं मजीद आपसे कोई बात करता हूँ, आप उस मजीद करते हैं, ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि टू द रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू अ रिस्पॉन्स, किसी रिस्पॉन्स के जवाब में रिस्पॉन्स, यानी कि थोड़ा सा पेचीदा अमल बनता है। वैसे रूटीन में तो फीडबैक अक्सर होता है लेकिन रिसीवर की तरफ से होता है, लेकिन रिसीवर फर्ज के मैंने आपको चीज दी, आपने उस पर दे दिया फीडबैक, ठीक है, आप रिसीवर। तो अब उसके बाद मैं अगर आपको दोबारा कुछ बात कहता हूँ तो ये तो उसके बाद जो है वो मैं भी तो एक लिहाज से आपसे कर रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ठीक। पर फीडबैक का लफ्ज़ मतलब है इस चीज का रिस्पॉन्स देना। हाँ, इससे एक मिलती जुलती चीज जो कि अक्सर पेपर में पूछ रहे हैं वो इसमें तो नहीं आती, लेकिन वो है फीड फॉरवर्ड, ठीक है, फीड फॉरवर्ड, ठीक है। इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये मतलब अलग है। फीड फॉरवर्ड को कहते हैं वर्ड्स फ्रंट में फीड फॉरवर्ड या फीड फॉरवर्ड है, इससे क्या मुराद है? तो जब स्टूडेंट समझते कि जैसे उन्होंने गलती से लिखा हुआ, हालांकि फीड फॉरवर्ड ये होता है कि आपने पढ़ के कोई काम करना है, तो वो यू आर अपेयरिंग एन एग्जाम टुमारो, फर्ज करें तो आपकी मुझसे मुलाकात होती है, टीचर से होती है, आपसे कहते हैं यार आपने ना पेपर में इस बात का ख्याल रखना, ठीक है, जल्दी नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना, डिफिकल्ट ज्यादा जो क्वेश्चन उनको छोड़ देना, सिंपल क्वेश्चन को पहले पकड़ना, ये फीड फॉरवर्ड टू गाइड समवन, टू इंस्ट्रक्ट समवन बिफोर टाइम, यानी कि एक चीज के होने से पहले जो आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, ये फीड फॉरवर्ड, ठीक। ये भी उन्होंने पूछा तो स्टूडेंट उसको फीडबैक ही समझते रहे। फीड फॉरवर्ड एक काम के होने से पहले होता है और फीडबैक तो जाहिर आपको पता है किसी के होने के बाद होगा, ठीक। लेकिन इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये कुछ यूनिवर्सल में नहीं आता, ये थोड़ी सेपरेट चीज। अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो अक्सर आपसे पूछता है जी कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद, तो कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या है आपके हिसाब से? कॉन्टेक्स्ट मीन्स किस चीज का बैकग्राउंड, आप सबको पता ही, बैकग्राउंड इस चीज का पस मंजर, ऐसे कॉन्टेक्स्ट मीन बैकग्राउंड ऑफ समथिंग, इससे मुराद क्या है, किस चीज का। अक्सर होता है हम किसी भी बात करते हैं तो बंदा या बंदी फर्ज के उस चीज को थोड़ा बुरा मानता है, तो हम उससे कहते नहीं यार आई वाज नॉट टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा था, इस पस मंजर में बात नहीं कर रहा था, ठीक। अब पेपर में होता क्या है कि जो कॉन्टेक्स्ट पे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो थोड़ा सा इस तरह पूछता है कि एक तो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या है, तो ये मैंने बताया कि इस चीज का बैकग्राउंड, उसके आगे पीछे की बात, कि आप फर्ज के किसी से मतलब बात करते हैं कि यार फर्ज के मतलब किसी लड़की से कहते हैं यार बड़ी सोहनी लग रही है, तो टीचर अगर कहते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, तो आप कहते हैं कुछ और है, तो एक चीज का बैकग्राउंड। अब इसमें आमतौर पर आपसे ये पूछता है कि कॉन्टेक्स्ट की जो है वो टाइप्स क्या है, ठीक। अब इसमें अक्सर बुक्स में उन्होंने एक अजीब सी बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ जी कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, अनकॉन्फिडेंशियल हो सकता है, अर्जेंट हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह की बिल फर्स्ट पेपर में भी बोंगी आ जाती है तो फिर तो हमारी मजबूरी है। हालांकि इस चीज का कॉन्फिडेंशियल होना, इस चीज का नॉन कॉन्फिडेंशियल होना, इस चीज का अर्जेंट होना, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये तो उसकी नेचर है। फर्स्ट की सेंड अ मैसेज, हमारी कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, ये अर्जेंट है, ये असल में उसकी नेचर है। लेकिन बात बात होता है पेपर में एज इट इज बुक वाला सवाल कभी पूछ लेते हैं, अगर ऐसा पूछते हैं फिर तो हमें नहीं चाहिए उसकी टाइप्स, ठीक, कॉन्फिडेंशियल, अनकॉन्फिडेंशियल और फर्ज किया अर्जेंट। लेकिन असल में जो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट दो तीन तरह का होता है, कौन कौन सा?
एक होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल, ठीक है। एक को हम कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल, ओके। और एक को हम कहते हैं टेम्परल, ये हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट की, ठीक, 3 टाइप, ठीक है। अब रह रहे आमतौर पर तो मतलब जनरली स्पीकिंग पेपर में जाहिर है इस तरह फॉल तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी होता है पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जिनका सवाल बड़ा ही जवाब अजीब सा होता है। ये जिसमें ना बताया होता है जी कॉन्फिडेंशियल है, ये अर्जेंट है, तो ये कौन किसकी टाइप है, तो हम ये कॉन्टेक्स्ट की टाइप है, हालांकि कॉन्टेक्स्ट की टाइप नहीं। कॉन्टेक्स्ट ये 3 टाइप है। फिजिकल से मुराद ये है, आप सबको आइडिया होगा, फिजिकल सिचुएशन कि आप कहाँ पे बैठे, मतलब ये बात कर रहे हैं बस ये क्लास का कॉन्टेक्स्ट अपना है, मॉस्क का अपना है, चर्च का अपना है, समझ आ रही बात की, ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। एक कंसर्ट हॉल का अपना है, एक शादी हॉल का अपना है, फिजिकल फिजिकल सिचुएशन, ठीक है। मतलब वेदर यू सिटिंग इन अ चर्च है या कोई मॉस्क है या कोई स्कूल है या कॉलेज है, सबका कॉन्टेक्स्ट अपना अपना होता है, ठीक है। पर क्या किसी मस्जिद में बैठे हैं तो कोई आपको जरूरी फोन भी आ जाता है, हम अक्सर अटेंड नहीं करते, तो मतलब आपको कहते हैं आपने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, पर ये उस कॉन्टेक्स्ट में आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, ठीक है। दिमाग खड़ी हो रही थी, तो ये फिजिकल सिचुएशन। सोशियो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि आपका जो किसी बंदे या बंदी के साथ जो ज़हनी और एक समाजी एक वो है रिलेशन है, कि मतलब इससे मुराद आपका आमतौर पर क्या लिखते हैं कि कोई बंदा आपका कितना सीनियर है, कितना जूनियर है, कितना जाना पहचाना है, ठीक है। मसलन फादर के साथ, मसलन आप जो है कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ सारे सीनियर लोग बैठे हैं, आपके दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, तो आप बात को किसी की फोन तक अटेंड नहीं करते। ये सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कर सकता था, मतलब एक तो फिजिकल हुआ कि वो लोग बैठे हुए, सोशियो साइकोलॉजिकल हुआ कि मतलब ये आपका सोशल जो एक स्टेटस वगैरह का रिलेशन होता है, मतलब दादा अबू से, फादर से, अंकल वगैरह के साथ, हम कहते यार जरा इतने सीनियर लोग बैठे हुए थे और मतलब उस वजह से मैं आपसे, तो ये आपका जो समझिए इसमें स्टेटस आ गया, आपका डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस वगैरह, ये सारे सोशल में, ठीक। और टेम्परल का मतलब हम लेते हैं, टेम्पर का मतलब एक होता है वक्त, TMPR, टेम्पर मीन्स टाइम, इसका एक मीनिंग होता है टाइम। तो टेम्परल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किसी मतलब बात को किसी वक्त यानी कि मुनासिब है उस बात के लिए, ये इसकी अक्सर डेफिनेशन पूछते हैं पेपर में, इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम, अप्रोप्रिएटनेस मीन्स आपके तब्दीली मुनासिब होना, इन अ गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम कहते हैं कि यार ये टेम्परल कॉन्टेक्स्ट ये कि इसमें क्या ये बात करने का वक्त है, ठीक है। मतलब एक जो है ना टेम्परल कॉन्टेक्स्ट ये कि जैसे रूटीन में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हम कहते हैं जैसे फर्ज किया रात का टाइम है तो इसके अंदर 2 बजे फोन करना नहीं मुनासिब नहीं लगता, कि 2 बजे किसी रब्ता करना ठीक नहीं लगता, ठीक। ये भी टेम्परल कॉन्टेक्स्ट, टाइम का मुनासिब होना। लेकिन ये भी टेम्परल कॉन्टेक्स्ट है कि बार बार आप एक सही बात भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम कहते हैं उस वक्त की बात करना बनती नहीं। फर्ज किया यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग और एक फ्यूनरल है, अल्लाह माफ करे, कोई डेथ वगैरह का सिचुएशन है, तो वहाँ आप जोक्स क्रैक करना शुरू कर दें, मजाक करना शुरू कर दें, तो ये हम कहते हैं टेम्परल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड ठीक नहीं है, इस वक्त की जोक्स का टाइम नहीं है, गलत कर रहे हैं, ठीक। तो टेम्परल कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सिचुएशन में कोई बात कहना बनती है कि नहीं बनती, उसका लिए टाइम मुनासिब है कि नहीं। हो सकता है कि एक चीज में सिचुएशन में आप किसी को जोक सुने, अगला खुश होता है, तो अल्लाह माफ करे किसी का जनाजा जा रहा है तो आप मजाक शुरू कर दें तो मुंबई लगते हैं, तो ये टेम्परल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। इनमें से कोई ना कोई चीज इसमें पूछनी है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, इससे हम ये मुराद लेते हैं, मैं लिख इसलिए नहीं रहा, लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स
कि मुख्तलिफ एज के लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। फर्ज किया आपकी एज में बंदे का एक लाइफ का कॉन्सेप्ट और होता है, हमारी में कुछ और होता है। तो मतलब कहा जाता है कि मतलब आपने डिफरेंट एजेस के लोगों के अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कम्युनिकेट करते इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्ज किया मैं आपसे कहता हूँ यार आपको इस बात का भी नहीं पता, तो अगर मैं मतलब ध्यान में रखूँ यार एक स्टूडेंट है 18, 20, 22 साल का या 25 साल का लड़का है लड़की है, तो उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मुमकिन है कुछ और, उसने यही सीखा कि नहीं जी मोहब्बत के लिए मैं जान दे देता प्लान दे देता, तो बस फर्ज के मैं उससे कहता हूँ यार ये मोहब्बत शब्द कुछ नहीं होती, वो तो मुझे गोली मार देगा, लेकिन यार बंदे को पता ही ठीक। The field of experience means different experiences of different people, people of different age groups, ठीक है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि एक चीज आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में है दूसरे को पता ही नहीं, कि आपने जैसे मुमकिन आज से 5-10 साल पहले आपकी सोच कुछ और हो कुछ और, कुछ लोग जो मेरे कई स्टूडेंट जो है आज से 10 साल पहले बिल्कुल बड़े केयर फ्री किस्म के लोग थे, अभी कभी मिलते हैं तो मुझसे ज्यादा उनकी गाड़ियाँ शायद हुई, मैं कहता इनको क्या हो गया, चलो ठीक है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स कॉम्पिटेंस से मुराद है किसी की काबिलियत। तो कॉम्पिटेंस से हम क्या मुराद लेते हैं, जो आप इसमें वो अक्सर आपसे पूछता है कि कॉम्पिटेंस किस अंदाज की हो सकती है, एक लैंग्वेज की हो सकती है और एक कम्युनिकेशन की हो सकती है। कॉम्पिटेंस नजर आ रहा है आपको? हाँ, कॉम्पिटेंस जो है ये असल में अक्सर बुक्स में एक चीज लिखी हुई गलत है, मतलब ये लिखा हुआ है कि वहाँ इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटेंस दे हैव रिटन कंप्लायंस। तो कंप्लायंस जो होती है किसी चीज पर अमल करना, कंप्लायंस ऑफ रूल्स, ठीक है। तो एक्चुअली द वर्ड इज कॉम्पिटेंस, ठीक है। और से पूछ सकता है जी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्या होती है, तो इसमें जाहिर नाम से जाहिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस ये है कोई बंदा या बंदी मतलब उसको किसी जुबान पे कितनी गिरफ्त है, फर्ज के उसे ग्रामर के रूल्स कितने आते हैं, उसकी वोकैब कितनी अच्छी है अंग्रेजी जुबान पे, ये उसकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक। और दूसरी है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कम्युनिकेशन के हवाले से जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो आइडियाज हैं, उसके बारे में उस बंदे या बंदी का के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग, ये उसकी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। नहीं समझे बात? लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मीन्स हाउ गुड यू एट लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज पे आपकी कितनी गिरफ्त। कहते हैं फलां बंदे की लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बड़ी जबरदस्त है, ये तो उसको बड़े रूल्स का पता है, उससे मतलब ये वो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ठीक। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस से मुराद है, लेकिन कम्युनिकेशन की आपको किस हद तक, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है कि ये जो चीज हम बात कर रहे हैं इसका भी करने से ताल्लुक नहीं है। एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि फर्ज किया एक बंदा उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बड़ी सही है, लेकिन उसकी जो है वो जब इससे बात करता है करती है तो उस वक्त वो बात आगे पहुंचती नहीं। तो बताएं ये जो चीज है उसका ये बात करना इंग्लिश में, ये उसकी कॉन्फिडेंस है, ये उसकी परफॉर्मेंस है, ये क्या है? एक यानी दो चीजें, इसको यूं कह लें कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस, यूं कह लें कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। बात क्या हुई कॉन्फिडेंस तो हुई कि थ्योरी में कोई बंदे अंग्रेजी कितनी आती है, कम्युनिकेशन के रूल्स कितने आते हैं, इसकी वो कॉन्फिडेंस। परफॉर्मेंस बेसिकली मीन्स प्रैक्टिकली अमली तौर पर आप उस चीज में कितने अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस इतनी नहीं होती लेकिन उनकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक होती है, कुछ आपने देखे होंगे केवल आजकल ड्रामे बहुत चल रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में आती बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ी सी जो बातचीत कर रहे थे उसमें वो थोड़ा सा अपना चैनल चला लेते हैं। इट इज पॉसिबल कि एक बंदे की लैंग्वेज कॉम्पिटेंस वैसे भी बहुत हो कि कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी परफॉर्मेंस से उसकी डिलीवरी भी अच्छी हो, तो परफॉर्मेंस से मुराद है प्रैक्टिकल साइड ऑफ दैट। क्लियर? तो ये आपसे पूछ सकते हैं इफेक्ट से मुराद क्या है, कुछ भी नहीं, इफेक्ट से मुराद है कि एक चीज का असर। और कहा जाता है लेकिन जो भी वॉट एवर यू से, जो भी आप कहते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। नहीं समझे? इफेक्ट मीन्स कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, इसलिए कहा जाता है कि वॉट एवर यू से, वॉट एवर योर मदर से, वॉट एवर योर पेरेंट्स से, वॉट एवर योर टीचर और बॉस से, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, आपको पता लगे या ना लगे। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ अच्छा यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ,
अगर मैं आपको मतलब हर रोज किसी न किसी टाइम पे कहता मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो मुमकिन है अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते तो आप सोचें कि यार टीचर अगर नमाज के लिए जाता है तो हम भी पढ़ लेते हैं। ये है उसका इफेक्ट। इफेक्ट जरूरी नहीं कि फौरी तौर पर माएँ अक्सर कुछ बातें बताती हैं और वो हमारे जहन में भी नहीं होती बजाय लेकिन किसी खास मौके पर हमारे माइंड में वो चीज आती है कि नहीं यार माँ ये खा करती थी। इट मीन इफेक्ट इज ऑब्वियस। जो भी आप चीज कहेंगे उसका कुछ ना कुछ असर होना है, वो अभी हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, whatever। ठीक, तो इसकी वो पूछ सकता है। क्योंकि देखिए दो तरह के सवाल आते हैं, या वो आपसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, या एक सिनेरियो देता है और कहते हैं बताएं कि ये क्या चीज है। ठीक, अब इसमें जो ये देखिए ये जो चीज नॉइस, अब कहने को इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सल। कहा जाता है जो भी चीज आप कम्युनिकेट करेंगे उसमें नॉइज कैन नो वे बी एक्सक्लूडेड। हम नॉइज को उसमें से निकाल नहीं सकते। ठीक, अब मतलब बात कर आपने भी देखा होगा कि पढ़ाने वाले यहाँ तक कह देते हैं भाई नॉइज तो ये एक छोटी सी चीज है, आपको पता है ये नॉइज तो नॉइज होता है, तो इसको तो बेशक हम स्केट ओवर कर दें, इसको बेशक छोड़ दें। ठीक, हालांकि नॉइज जो है इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सल, बट प्रैक्टिकली इस यूनिवर्सल में से 5-6 नंबर का सवाल आपको आता है इशू में। हेलो, आज नहीं सर लड्डू गया था मैं ये सब जगह में बताया तो नहीं है तो सब। हाँ ये हाँ हाँ सब। जी, पावर सेइंग के वो एक नॉइस है, क्या चीज है, यूनिवर्सल में से एक है। ठीक? कहने को बुक्स में आपने देखा होगा इसमें 2-4 इस पर उन्होंने टाइप दिए हुए, हालांकि प्रैक्टिकली इसमें से 4-5 नंबर का सवाल इस थोड़ी सी 100% आते हैं। वो आपसे कहते हैं एक तो ये कि व्हाट्स मेंट बाय नॉइज, तो नॉइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमें तो नॉइज से मुराद ये है कि किसी भी मैसेज के ट्रांसफर करने के अमल में कोई भी अगर गड़बड़ होती है वो नॉइज, ये आप सब जानते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें जी। एनीथिंग एनीथिंग रॉन्ग इन द ट्रांसफरेंस ऑफ मैसेज, किसी भी मैसेज के ट्रांसफर होने में कोई भी अगर गड़बड़ हुई तो वो नॉइज। आप एक मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें अभी आपको दे रहा हूँ, हट के बात कर रहा हूँ, मैसेज के ट्रांसफर होने में कहीं भी एनवायरनमेंट या माहौल से जो भी बिगाड़ आता है, ठीक है, फर्ज किया नेट नहीं सही चल रहा, आवाज नहीं सही जा रही, और मसला है, तो ये सारा नॉइज आएगा। ठीक, तो नॉइज जो है वो क्या है, किसी भी मैसेज के ट्रांसफर होने के अमल में जो भी रुकावट आएगी वो नॉइज आएगी। तो अक्सर पेपर में आपसे पूछते हैं जी नॉइज की सही डेफिनेशन क्या है। देखिए, और जब भी वो किसी चीज की डेफिनेशन पूछे तो आप उसमें थोड़ा और किया करें, जो चीज भी बड़ी फॉर्मल सी लगे कि यार ये तो बड़ी एक साइंटिफिक सी बात हो रही, तो आमतौर पर वो ही आंसर होता है। अगर आपको सही ना भी पता, आप कहते हैं ये तो आम बंदे की बात लग रही है, ये थोड़ी सी किसी टेक्निकल बंदे की बात लग रही है। ठीक, एनीवे, नॉइज मीन्स किसी भी मैसेज के आगे ट्रांसमिट होने ट्रांसफर होने के अमल में वॉट एवर ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट है वो आकर नॉइज। लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा हम ग्रुप से फोकस करते हैं इसकी टाइप्स पर। ठीक है, तो टाइप से क्या मुराद है, वो कहते हैं जी इसकी नॉइज की टाइप्स हैं। ये सब आप चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ठीक, हम कहते नॉइज मुख्य तरह का हो सकता है, एक होता है फिजिकल, पर मैं आपसे कह रहा हूँ ये तकरीबन मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को इसमें 4 से 5 नंबर का सवाल आता है सिर्फ नॉइज में, तो 4-5 मार्क्स मीन समथिंग। एक फिजिकल है, एक सोशल है, एक तो साइकोलॉजिकल है, एक तो फिजियोलॉजिकल है, और कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं जो अक्सर बुक्स में नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन चलें
आपको बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो आमतौर पर सवाल इस तरह पूछते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं ये बताएं ये कौन सा नॉइज है, ये फिजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है, ये सोशल है, ये क्या है। एक स्टाइल ये है। एंड द सेकंड स्टाइल इज कि आपको एक सिचुएशन देता है और वो कहता है फर्ज करिए नासिर साहब एक टीचर है, वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने पढ़ाया लेकिन जब वो लिख रहे थे उसको उनको नजर नहीं आ रहा था, ये इतना क्लियर नहीं था, तो बताएं ये कौन सा नॉइज। ठीक, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो बता देंगे, वरना नहीं बताएंगे। अब देखिए इसमें एक नॉइज मैं छोड़ गया हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक क्लियर। अब देखिए फिजिकल नॉइज जो है, और मैं फिर कह रहा हूँ इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ते, ये हर स्टूडेंट के लिए पक्का क्वेश्चन। फिजिकल नॉइज में कोई भी आपके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में कोई भी फिजिकल मसला, मसलन इसमें आप समझ लें कुछ भी हो सकता है। लोग बातें कर रहे हैं फिजिकल नॉइज, तो गाड़ियों की आवाजें आ रही है फिजिकल नॉइज, तो पानी ट्रिकल कर रहा है फिजिकल नॉइज, कोई भी, ये तो बड़ा क्लियर होता है। कोई भी फिजिकल डिस्टर्बेंस, पंखे की आवाज आ रही है फिजिकल नॉइज, लोग लड़ रहे हैं फिजिकल नॉइज। क्लियर। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कंफ्यूजन वाली बात है, ये तो बड़ा क्लियर होता है। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक, कहीं से मुसलसल की आवाज आ रही है, ये फिजिकल नॉइज, इस वजह से तंग हो रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं, उसमें खर्च किया, स्टूडेंट्स आपस में मतलब लगे हुए हैं बातें, और टीचर पढ़ा रहा है, तो बार बार कहता है हाँ जी ठीक है। एनी फिजिकल डिस्टर्बेंस, इसमें अगर वो पूछता है तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, वेरी क्लियर। सोशल नॉइज जो है, जैसे आपको पीछे मैंने सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात की, इससे मुराद ये कि आपके सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस यानी कि ये वही चीज बन जाएगी, आपकी स्टेटस और आपकी एज के डिफरेंसेस। फर्ज कि आप एक बात करना चाह रहे हैं, अपने फादर से बात करना चाह रहे हैं, सपोज अब यही बात करनी है कि मैं अपना लड़की के साथ फर्ज की शादी करना चाह रहा हूँ, तो उसमें बाद में सोशल नॉइज आ जाता है। अगर यार फादर से बात करनी है तो बुरा ही ना मानते, ठीक है। एक सोशल जो आपका एज का डिफरेंस या आपका समझिए सीनियरिटी जूनियरिटी का फर्क, बाप बच्चे का फर्क, टीचर स्टूडेंट का फर्क, ये सारा सोशल होता है ना, एक हद तक होता ही, तो हमारे कल्चर में तो है, ठीक। सोशल डिफरेंसेस उस वजह से बात करना चाह रहे हैं आप, कहते नहीं यार ये बात ये मसला न खड़ा कर दो, ऐसा होता है। साइकोलॉजिकल नॉइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी पूछते हैं स्टूडेंट इसको अक्सर गलत करते हैं। साइकोलॉजिकल चीज का ताल्लुक आपकी ज़हनी कैफियत से, आपकी ज़हनी कैफियत से, आपकी मेंटल स्टेट से इसका ताल्लुक। अब इससे क्या मुराद है, इसका कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। फर्स्ट क्या वो कहते हैं कि एक टीचर है, उन्होंने क्लास में 3-4 स्टूडेंट्स को बड़ा खास बनाया हुआ है, उनसे बेहतर भी और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो जब भी बात करते हैं टीचर उनकी बात को लिफ्ट नहीं करवाते। तो ये कौन सा नॉइज चल रहा है? तो ये जो आपका जो पहले से जहन बना होता माइंड सेट कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो देखा गया कि मैं क्लास में जिनको चहेता बनाया होता है उनसे बेहतर लोग भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें मेंटल स्टेट से मुराद है फर्ज के बायस, तासुब जिसे हम कहते हैं। फर्ज के एक बंदा जहन बनाया बैठा, यार ये सराइकी बंदा, सराइकी को तो पता ही कुछ नहीं, बात कर रहा हूँ, या फर्ज के ये पंजाबी तो ऐसे होते हैं, जो भी आपके तासुब होता है, तो उसकी बुनियाद पर फर्ज के अगला बंदा अच्छी भी बात कर रहे, तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट, आप उसकी परवाह नहीं करते। ये आपकी तंग नजरी है, तासुब है, या मतलब आपकी फर्ज किया नैरो माइंडेडनेस, या मतलब जो भी इसको कह लें कि मतलब आपका फर्ज किया प्री ऑक्यूपेशन है, फर्ज के पहले से अपनी सोचों में डूबे हुए, ठीक है। डेली कैफियत इस तरह की है कि आप जो है आपको पता ही नहीं लग रहा कि चीज अच्छी है बुरी है, तो आप उसमें कई दफा देखा है कि मतलब एक बंदा अच्छी बात, मसलन आप में से कोई जो है फर्ज के लेक्चर दे रहा है और मैं बैठा हूँ, साइकोलॉजिकल नॉइज ये कि इफ आई थिंक ऑन द लाइन, अगर मैं सोचूं ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या पढ़ाना है, तो ये साइकोलॉजिकल नॉइज कि मैंने पहले से ही एक चीज को, इट इज पॉसिबल यू माइट बी सेइंग समथिंग बेटर, हम मुझसे मतलब अच्छी बात कह रहे हो, ठीक। तो इसका दल ज़हनी कैफियत से सिनेरियो देगा, आप उसको पकड़ लें। आगे है फिजियोलॉजी। अब इसकी तफसील में हम नहीं जाते, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी तो साइंस ऑफ फंक्शन, हाँ,
बॉडी के फंक्शंस की, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस है ना, मैदे का हजम करना, दिमाग का सोचना, बॉडी के फंक्शंस के साइज को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का जो नॉइज है, इसका ताल्लुक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका किसी फंक्शन से ताल्लुक, ये वो वाला फंक्शन नहीं जो आपका होता है। तो किसी भी फंक्शन में भी मसला है, फर्ज किया आपका सर मसल चकरा रहा है, स्प्लिटिंग हेडेक है, टीचर पढ़ा रहा, आपका सर फट रहा, आपका यार छोड़ो यार, ठीक। अब इस टाइम फर्ज किया आपने से किसी को मुझे भूख लगी हो, तो आप कहते हैं यार ये कब मौलवी जान छोड़े, ये सब फिजियोलॉजिकल नॉइज, ठीक। या मतलब कोई भी चीज खुदा ना खास्ता, मतलब कि आपकी बॉडी के फंक्शन में कहीं बिगाड़ है, पेट में आपको दर्द हो रहा है, अगला पढ़ा रहा है तो आप कहते हैं उसे गोली मारो, ठीक। तो ये फिजियोलॉजिकल नॉइज है। आपसे कहेगा जी फर्ज के क्लास हो रही है, उसमें एक स्टूडेंट है, उसको बड़ा सिवियर पेन हो रहा है, टीचर पढ़ाई जा रहा है और वो उसको मतलब वो उसने पेट पे हाथ रखा हुआ और वो उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, ये कौन सा नॉइज, एनीथिंग रॉन्ग योर बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन में भी मसला है, तो वो आपको ये फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ही है बॉडी के फंक्शन की साइंस, कि मैदा हजम कैसे करता है, दिमाग काम कैसे करता है, ठीक है, या जो कुछ क्लियर हो, इसकी तस्वीर अब लिख नहीं सकते। बॉडी का जो फंक्शन फर्ज किया, मिसाल के तौर पर स्प्लिटिंग हेडेक, फर्ज किया आपका सर फट रहा है, तो आपको पता है इंसान जो है वो कहने कोई बड़ा मजबूत है, कुछ भी नहीं। हम दूसरों को अक्सर कहते हैं यार कुछ नहीं होता, तो हमारे सर में दर्द हो तो हमारी माँ मरी होती है, बड़ा सर फट रहा है तो ज़ाहिर है ये नॉइज बन जाएगा, ठीक। भूख लगी हुई है फर्ज किया, उस वक्त आपका मैदे में दर्द हो रहा है, ये आप नहीं सुनेंगे बात। किसी ने कहा था ना कि मतलब ये खाली पेट मजहबी लेक्चर भी असर नहीं करता, तो ज़ाहिर है जब फिजियोलॉजिकल नॉइज हो तो उस वक्त है इंसान की यही औकात है हमारी, ठीक हो गया। अब इसमें जो अक्सर जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज पूछते हैं वो है ये सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक्स का मतलब है, सिमेंटिक्स का मतलब भी है, सिमेंटिक्स एस के साथ में लिखो, इससे मुराद समझ लीजिए साइंस ऑफ लैंग्वेज, लफ्जों, जो जुबान की जो साइंस है, जो कॉन्सेप्ट है जुबान की, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। वो अलग बात है, उसकी लैंग्वेज को हम कई और एंगल से भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लफ्जों का जो भी एक सारा सिलसिला है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक नॉइज का मतलब क्या होगा? सिमेंटिक नॉइज का मतलब ये है कि किसी मैसेज में उसके ट्रांसफर होने में अल्फाज जो है या जो है किसी भी वजह से मतलब वो जो है आपको उस मैसेज का मतलब जो है वो समझ नहीं आ रहा, यानी कि सिमेंटिक्स का मतलब क्या है, ये मैंने कहा सिमेंटिक नॉइज का ताल्लुक है किससे बनेगा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि लफ्जों का मीनिंग या उसके मतलब जो है वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, या वो मतलब बात ही समझ नहीं आ रही, उसकी जुबान ही समझ नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ। अब इसमें अक्सर जो है जो कंफ्यूजन देखने में आया वो ये है कि अक्सर बात टीचर भी ये कहते हैं कि सिमेंटिक नॉइज मींस जैर्गन, ठीक है। एक तो आपसे ये पूछ लेते हैं जैर्गन होती है, तो जैर्गन ऑल ऑफ यू नो, जो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है किसी भी फील्ड, उसे हम जैर्गन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ फील्ड, यानी कि अकाउंटिंग की अपनी जैर्गन है, लॉ की अपनी, ठीक है, डॉक्टर्स की अपनी। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अ फील्ड इज कॉल्ड जैर्गन। तो अक्सर ये होता है कि ये कहा जाता है कि सिमेंटिक नॉइज से मुराद है जैर्गन का इस्तेमाल। ये बात ठीक है, ये कहना तो ठीक है कि जैर्गन या टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ अ फील्ड इटसेल्फ इज दैट कम्स इन सिमेंटिक नॉइज, इट्स ट्रू। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, वो आपसे फर्ज किया किसी ने मतलब ये स्टोर राइट तेज तेज लिखा हुआ फर्ज किया कोई चीज, तो आपका दिया पढ़ के मैं भी लिख रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ के आपको ये समझ नहीं आ रहा था सिमेंटिक नॉइज, या फर्ज के तेजी से लिखी चीज ओवर राइटिंग फर्ज की, इसमें हजारों मिसालें हो सकती हैं, ये भी सिमेंटिक नॉइज। अगर फर्ज के डिम प्रिंट और डिम है नजर नहीं आ रहा, ये भी सिमेंटिक नॉइज। फर्ज के स्पेलिंग एरर्स हैं, स्पेलिंग की गलतियां, आपका तीन लफ्ज पता नहीं लिखा हो के, ये कोई भी ग्रामर की मिस्टेक है, हाँ, प्लीज सारे का सारा सिमेंटिक नॉइज में आएगा। मतलब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स का आंसर गलत होता है कि इसका मकसद क्या होगा, किसी भी वजह से मतलब आपको वो जो बात कही जा रही है
you are not in a position to grasp the very meaning of that. मैंने आपको मैसेज दिया, मैं उसने फर्ज किया, मैंने थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेजी लिख दी आपके लिए सिमेंटिक नॉइज, मैंने उसमें चीजों को क्रॉस किया, ओवरराइट किया, और ये सिमेंटिक नॉइज। मैंने फर्ज किया बड़ी टेक्निकल बात की हुई तो सिमेंटिक नॉइज फर्ज किया। कोई डॉक्टर, आप अक्सर डॉक्टर के पास कुछ जाते हो, वो कहते हैं जी इसकी सिग्माइडोस्कोपी करवा लें, सिग्माइडोस्कोपी। अब आपके लिए मतलब ये है कि ये क्या, हालांकि वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि इसकी बड़ी आंख का टेस्ट करवा, नॉइज आ गया ना। सिग्माइडोस्कोपी आपके लिए एक अजीब सी बात है, उसके लिए प्रोटीन का काम है। तो ये जो इस तरह की जैर्गन है, ये बहुत बड़ा वो पहले ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है। तो ये है आपका क्या, सिमेंटिक नॉइज। ठीक, देखिए मतलब ये नहीं होता कि मतलब किसी टॉपिक में बुक में फर्ज की एक चीज सिर्फ उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको खुद भी अंदाजा होना चाहिए या पढ़ाने वाले को अंदाजा होता है कि भाई ये चीज क्या है। तो सिमेंटिक नॉइज की ये शक्लें हैं, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, या इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा या सिचुएशन देगा पूछेगा जी। बेसिक बात में सिनेरियो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब रहते हैं कि फर्ज के जी अमेरिका की एक XYZ कंपनी है, वो जो है नॉर्वे की फलान कंपनी के साथ रूटीन में जो है चीजें उनका लेन देन होता रहता है। ठीक है, उन्होंने नॉर्वे में मतलब कुछ लेटर्स लिखे, लेकिन देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम द नॉर्वेजियन कंपनी। तो आप बताएं कि इसमें, और बाद में पता चला कि वो लेटर्स की जुबान थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, शायद इस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही। तो बताएं ये कौन सा नॉइज चल रहा है, तो ज़ाहिर है सिमेंटिक नॉइज। ठीक, अब एक नॉइज मैंने शायद बता दिया, हाँ मैंने कहा फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सिमेंटिक। तो एक नॉइज व्यू के अक्सर रूटीन में नहीं पूछते, लेकिन ये पिछले 2-3 उसमें फीडबैक ये बता रहे थे, उन्होंने पूछा आपसे, तो वो कह रहे थे ये अजीब सा एक वो था, पता नहीं वो क्या था, समझ आने नहीं, वो है इंटेलेक्चुअल नॉइज। बुक में अगर एक चीज नहीं दी हुई, दैट डज नॉट मीन कि वो आपसे पूछ नहीं सकते, बुक तो एक थोड़ा सा रफ सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप सब जानते हैं इंटेलेक्ट का मतलब होता है क्या, जहानत। हम रूटीन में कहते हैं वो बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी, वो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी, प्रोफेसर अहमद इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, डॉक्टर जाकिर नाइक इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, डॉक्टर कदीर इज एन इंटेलेक्चुअल, मतलब जो लोग बड़े ज़हीन किस्म के लोग। ओके, इंटेलेक्चुअल नॉइज का मतलब क्या। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। उन्होंने कहा, क्वेश्चन इस अंदाज से पूछे गए कि एक बंदा ने किसी न किसी को मैसेज भेजा, मैसेज को समझने में कोई मसला नहीं, मतलब देयर इज नो सिमेंटिक नॉइज, मैसेज समझ आ गया लेकिन मैसेज की समझ नहीं आई, ये कौन सा नॉइज। बात तो ऐसा होता है कि आपको देयर इज नो लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड्स का मसला नहीं है, स्पेलिंग का मसला नहीं है, मैसेज जैसे हम अक्सर पुराने पाक पढ़ते हैं तो उसमें कई दफा होता है कि देयर इज नो सिमेंटिक नॉइज, हमने तर्जुमा पढ़ा आयत का, हम कहते हैं आयत का तर्जुमा मुझे समझ आ गया, लेकिन ये एल्यूजन जो है, एल्यूजन कहते हैं इशारे, ठीक है, इनडायरेक्ट है। हम कहते हैं ये अल्लाह ताला किस चीज की तरफ एल्यूड कर रहे हैं, इशारा क्या है, कहना क्या है, ये डायरेक्शन है। When you know a thing, despite knowing a thing, you do not know that. नहीं समझ, तो मतलब एक चीज आपको समझ आ रही है फिर भी उसकी रूह समझने की असल में क्या है, ये इंटेलेक्चुअल नॉइज। यानी कि इंटेलेक्चुअल नॉइज इज अ सॉर्ट ऑफ सिमेंटिक नॉइज का ही एंगल समझने, समझ आ रही है बात। तो इसमें से उसने कुछ ना कुछ आपसे पूछना है, ये जो यूनिवर्सल्स है या ये नॉइज है, मेरे हिसाब से तो 7-8 नंबर का सवाल में थोड़े से टॉपिक में से आ जाता है। देर हो गई, आगे चले। एक मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड चीजों पे क्यों इतना फोकस करते हैं। भाई एक चीज लाइव हो रही है, उसको थोड़ा सा दे दो, उसमें अंडरस्टैंडिंग मुझे बेहतर होती है। वही 4-5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आई डोंट नो, ये मिस जो है एक रेशन सारी और एक आशिक, ऐसे 2-3 मेंबर थे हमारे, क्योंकि बाद में आपको पता है, बाद में आपको यू हैव टू पे मोर अटेंशन, ज्यादा खपना पड़ता है, इसलिए काम वही होता है जो
बहरहाल कोई बात तो सोचा कि एक चीज यहाँ किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यहाँ पर किया आप कुछ मिटा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो बात तो ये समझ नहीं आती कि इससे क्या ताल्लुक है। फर्ज किया कि मैंने आई हैव रिटन दिस वर्ड एलिविन, आप एक इसको अचानक इसको देखकर लोग नहीं कहते यार ये भी यूनिवर्सल। हालांकि यहाँ तो हम ये बात करें एलिविन का मतलब इनडायरेक्ट है। ओके, अब इस तरह एक और टॉपिक जो है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सबने आई एम श्योर पढ़ा होगा तो उसमें समथिंग लाइक यूनिवर्सल, वो है एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इस लेवल से भी 3-4 नंबर का सवाल आता है, एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप लोग आगे बैठे हो तो फिर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगी, आप किस हद तक पढ़ा उस पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। जी, लास्ट टाइप ऑफ नॉइज इंटेलेक्चुअल नॉइज। उसमें मैं ये कह रहा था इंटेलेक्चुअल नॉइज ये है कि एक चीज वर्डिंग में कोई मसला नहीं है, आपको चीज समझ आ रही है, स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझ आ रहा है, लेकिन उसकी यू आर नॉट इन अ पोजीशन, आपको उसकी असल मीनिंग नहीं समझ आ रहा, ये इंटेलेक्चुअल नॉइज। इंटेलेक्चुअल नॉइज में फर्ज किया मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि मतलब शादी जितनी पुरानी हो जाती है शादी उतनी नहीं हो जाती। अब एक स्टूडेंट को अगर आप ये बात कहें तो वो कहते हैं ये क्या मतलब, कोई बंदा सीनियर बंदा तो वो शायद आपकी इस बात को समझ रहा होता है कि मतलब जितना आप किससे किसी का ताल्लुक पुराना होता जाता है उतना ही ताल्लुक स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको चीज समझ नहीं आई, अल्फाज समझ आ गए हैं लेकिन उसकी रूह समझ नहीं, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज। ठीक है आशीष एनीवे, अब देखिए इसमें एक्शन में कम्युनिकेशन से मुराद है, यानी कि एक्शन से मुराद भी स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल से मुराद भी स्टैंडर्ड्स, लेकिन बारीक सा सटल सा डिफरेंस क्या है कि यूनिवर्सल ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो वी कैन नॉट डू विदाउट देम, उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, वो तो मतलब हर हाल में है। और एक्शन वो हैं कि वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमेशा नहीं तकरीबन हमेशा, यानी कि यूनिवर्सल वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि फर्क के यूनिवर्सल तो है कि जो चीज हर हाल में है ही है, और एक्शन का मतलब है कि अक्सर होती है, फर्ज के कम से कम 80% केसेस में होती है ये रास्ता। एक्शन कम्युनिकेशन आपने पढ़े होंगे, इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें 5-6 चीजें हैं जो एक्शन में आते हैं। क्या है? एक आपने पढ़ा हुआ रिवर्सिबिलिटी, इसमें से भी तकरीबन सब्जेक्ट पूछते हैं। एक होता है इनएविटेबिलिटी, ठीक, एक होता है एडजस्टमेंट प्रोसेस, एक को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस एंड रिलेशनशिप इंटरवेंशन, कॉन्फ्रेंस रिलेशनशिप, ठीक है, एक को हम कहते हैं symmetrical and complementary। ये 5-6 चीजें जो कि सिमेट्रिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, और एक को हम कहते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, पंक्चुएशन प्रोसेस, पंक्चुएशन प्रोसेस। अब ये चीजें आपने सबने शुरू के चैप्टर में पढ़ी होंगी, कई दफा पढ़ी होंगी, लेकिन बात ये कि दे आर लीस्ट कंसर्न कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्हें अपनी बात का जवाब चाहिए। ठीक, अब देखिए इरिवर्सिबिलिटी पहला एक्शन, पहला एक स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन का, समथिंग लाइक यूनिवर्सल लेकिन समथिंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल। ठीक है, अब होता है यूनिवर्सल तो है जो तो हर हाल में होंगे, और एक्शन जो है वो आमतौर पर। अब इसमें भी या तो इनकी डेफिनेशन पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या वो एक बात कह के गएगा जी किसमें बताएं कि इसका ये इनमें से किस में आता है। अब
इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अब लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है उतना, अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। इरिवर्सिबिलिटी आप सब जानते हैं कि जो चीज आपने कह दी वो उसको हम वापस नहीं ले सकते, ये रिवर्सिबिलिटी। क्या आपने मतलब अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा क्या कि जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकता, ठीक? इसको सिंपल अंदाज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? What has been done cannot be undone। यानी जो आपने कह दिया है वो वापस नहीं हो, ये रिवर्सिबिलिटी। it's something like a chemical process। एक chemical process टाइप चीज है कि मतलब जो आपने कह दिया ये कपड़ा जल गया तो जल गया, वो आप वो रिवर्सिबल। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, पेपर में यही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इरिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लिखा होता है व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। स्टूडेंट इसको टिक करके आ जाता है, ये नहीं सोचता कि यार देयर माइट बी सम बेटर ऑप्शन, मुमकिन है नीचे कोई इससे बेहतर आंसर हो, इसमें थोड़ा ध्यान से चलते हैं। ये आंसर इसलिए गलत हो जाता है कि ये चीज तो सही है कि जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन नीचे वर्ड के डेफिनेशन में वो ये कहता है जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकता, इसलिए वो जो आपने बात की उसको हम थोड़ा सा मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी मिटिगेशन हो सकती है, यानी कि हम थोड़ा सा उसको नरम कर सकते हैं। जैसे मैंने आज को गाली दे दी तुम्हारा पास, तो बाद में मैं आपसे माजरत करता हूँ, ये मिटिगेशन, यानी कि ये भी शामिल है। और इसलिए मैंने तीसरी बात उसने कहा कि मतलब जो है क्योंकि ये चीज बड़ी गड़बड़ करती है, इसलिए आपको बड़े मुहताज होने की जरूरत है, केयरफुलनेस की जरूरत है। असल में डेफिनेशन ये बनी, इस डेफिनेशन को स्टूडेंट जानते हैं, जो ऊपर से कहता है डन इज डन, व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी डन, उधर यहां से हो। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी रिवर्सिबिलिटी की? व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन, वापस नहीं हो सकता। दैट कैन एट द मैक्सिमम बी सॉफ्टेंड, आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी स्क्रूपुलस, वेरी केयरफुल इन आवर कम्युनिकेशन, इसलिए हमें बड़ा एहतियात से काम करना। असल में अगर जब ये डेफिनेशन दी हुई तो ये हमारा आंसर है, ये वाला नहीं, ठीक है? इससे थोड़ा सा ख्याल रखना। ये हालांकि रूटीन बड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन इसमें भी गलत आंसर गलत होता है। और आपको जैसे शायद मैंने पहले भी कहा कि गेम इज दैट ऑफ द लास्ट टू ऑप्शन, चार में से दो ऑप्शन एक बच्चे को समझ दिया ये तो नहीं, आखिरी दो में एक सही होती है गलत होती है, इसमें सारा पिक्चर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना। इनएविटेबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? एविटेबल वो चीज होती है जिससे हम बच सकते, बुनियादी लफ्ज को पकड़ लिया था। एविटेबिलिटी मीन्स अवॉइडेबिलिटी, बचने का अमल। तो इनएविटेबिलिटी का मतलब हुआ नागजीर होने वाली कैफियत। हम कहते हैं जी जब एक चीज ऐसी सिचुएशन है कि जिससे हम बच नहीं सकते, हम अक्सर कहते हैं यार वो हमारा लड़ने का इरादा नहीं था लेकिन लड़ाई इनएविटेबल हो गई, तो ऐसी सिचुएशन बन गई पुराना खासकर कि लड़ना पड़ गया। तो इनएविटेबल इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल। तो इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अनअवॉइडेबिलिटी, सिंपल सा लफ्ज अगर हम देखें अनअवॉइडेबिलिटी, ये इसका लफ्ज़ी मतलब, ठीक। और इसके भी लिए आपके लिए बुक्स में बेशुमार एमसीक्यूज वगैरह हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, कई आंसर्स आगे गलत होंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कि इनएविटेबिलिटी का फर्ज किया उसने लिखा और जिसको रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, तो आप यूं कहते हैं, इसलिए योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। इनएविटेबिलिटी में अनअवॉइडेबिलिटी, और इससे हम मुराद क्या लेते हैं आप सब जानते हैं, इससे हम मुराद ये लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है it is a never ending process, it never comes to a halt, इसने खत्म कभी नहीं होना, इसने चलते रहना। इनएविटेबिलिटी का मतलब है कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और इट गोज ऑन एंड ऑन, ये चलता रहता है। अब इससे मुराद क्या है? हम कम्युनिकेट करें फिर भी होगा, हम ना करें फिर भी होगा, हम मतलब लफ्जों से बात करें फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। फर्ज के आप मुझे कोई बात कहते, मुझे बात अच्छी नहीं लगती, तो मुमकिन है मैं आपसे कहूँ कुछ ना और मेरा चेहरा देख के आपको लगे इस सर को बुरा लगे। ये मैं आपसे भी बात कहता हूँ, आप मुझे कुछ ना कहें, लेकिन आप थोड़ा सा शक्ल देख के लगे जैसे आपको अच्छा नहीं लगा,
तो हम कहते हैं ये इनएविटेबल है, यानी कि मुराद इसमें मेन चीज समझने को हुई है कि लफ्जों से तो कम्युनिकेट आप करते ही करते हैं, लेकिन इनएविटेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है ज्यादा इससे ताल्लुक उससे, कम्युनिकेशन प्रोसेस नेवर स्टॉप, इट गोज लाइक दिस, whether we communicate or not, we go on communicating. हम करें या ना करें, हम प्रोसेस चलता रहता है, बल्कि यहाँ तक आ जाता है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज रिस्पॉन्स, कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो ये भी रिस्पॉन्स। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ यार समझ आ रही है, तो ऑल ऑफ यू रिमेन साइलेंट, अगर आप चुप रहते हैं तो ये भी आपने थोड़ा बता दिया, खाक समझ आ रही क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट अगर मैं भी मतलब कोई आगे से बात नहीं करता, मैं भी चुप रहता हूँ, तो मैंने भी आपको बता दिया अच्छे मैं कहता बात। सो इनएविटेबिलिटी से मुराद क्या हुई, कम्युनिकेशन प्रोसेस ने मतलब हम इसका मतलब ये कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें चलते रहने हर हाल में, लफ्जों के जरिए भी, लफ्जों के बगैर भी, रिस्पॉन्स दे के भी, रिस्पॉन्स के बगैर भी। तो अक्सर क्वेश्चन आमतौर पर इसी तरह पूछते हैं, फर्ज किया कि मतलब जो लेक्चर हो रहा है उसमें कुछ स्टूडेंट्स या सिटिंग इन अ कॉर्नर में बैठे हुए, मतलब ये कि वो मतलब उन्हें लेक्चर की समझ कुछ नहीं आ रही, वो मतलब अपने जो है वो फर्ज के पबजी पर लगे हुए फलां, तो मतलब ये कि वो इससे टीचर को पता लग रहा है कि इन्हें समझ नहीं आ रही, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कौन से कम्युनिकेशन, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया जी हमें समझ कुछ नहीं आ रही, तो टीचर ने भी फर्ज किया वो सब कुछ देख के भी ही और शी गोज ऑन टीचिंग, तो उसने भी बता दिया कि अच्छे अरब क्या होता है कम्युनिकेशन पर। ये थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा मतलब इसमें ज्यादा जो फोकस है वो नॉन वर्बल साइड पे, वर्बल तो है ही है ना लफ्जों से, नॉन वर्बल लफ्जों के बगैर ये बॉडी लैंग्वेज इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक। एडजस्टमेंट प्रोसेस नाम से जाहिर है, इससे मुराद ये है कि हम देखिए अब इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमने हर चीज को लिखूं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एडजस्टमेंट प्रोसेस से मुराद हम देखते हैं कि किसी ने आपको मैसेज दिया तो आप उसकी फर्ज के लैंग्वेज डिफरेंस, जुबानों का फर्क है, तो आप उस मैसेज को एडजस्ट करते हैं। फर्ज के एक बंदा आपसे पश्तो में बात कर रहा है, आपको पश्तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो कहते हैं यार ये बंदा कुछ उबो उबो कर रहा है, उबो शायद पानी या चाय टाइप की कहते हैं, ठीक है, शायद भी पानी का चक्कर है, ठीक। एक बंदा आपसे फर्ज के फ्रेंच में बात कर रहा है, यू हैव नो आइडिया फ्रेंच, तो उसकी मतलब इशारों से आप कहते हैं कि शायद ये इस टाइम में फर्ज के कोई कन्वेंस की बात कर रहा है, या फर्ज के मतलब कह रहा है कि स्टॉक की बात कर रहा है फलां, तो ये मतलब जो है आपका एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या हुआ कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को आप समझने की कोशिश करते हैं उसकी जुबान को, अगर जुबानों का फर्क है जरा मुश्किल तो होगा, एडजस्टमेंट ज्यादा होगी, फिर उसमें आमतौर पर नॉन वर्बल चीज पे आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब एडजस्टमेंट में एक ख्याल रखना है कि ये हमेशा दोनों तरफ से होती है, सेंडर की तरफ से भी रिसीवर की तरफ से। कहने वाले ने एक बात की, रिसीवर ने उसमें से कुछ आइडिया निकाला चाहिए है, तो सेंडर भी मुमकिन है वो थोड़ा सा कि ये इसको शायद समझ नहीं आई तो मैं दोबारा कहता हूँ, तो एडजस्टमेंट सेंडर रिसीवर दोनों करते रहते हैं, एक बात ये, लेकिन समटाइम्स वो क्वेश्चन को थोड़ा गहराई में ले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरफ बना देते हैं, तो फर्ज के एक बंदा एक बड़ा सीनियर बंदा है, 80+ का बंदा है, तो वो ये कह रहा है जी कि मतलब लानत है इस पाकिस्तान को, या आई हेट पाकिस्तान, फर्ज के इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मतलब ये जो बुजुर्ग है ये मतलब ये किस में आता है, तो हो सकता है कि मतलब वो जो बात कह रहे हैं वो खुदा खास से ये नहीं कि पाकिस्तान से नफरत कर रहे हैं, वो दुख से कह रहे हैं कि यार मतलब हमने इतनी एफर्ट की और हमारा इन लोगों ने क्या बना दिया पाकिस्तान में, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट से मुराद है बज़ाहिर आप कुछ कह रहे हैं, एक्चुअली यू वांट टू से समथिंग डिफरेंट। एक बंदा फर्ज किया खुद को गालियां दे रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि खुद को गालियां दे रहा है। अब अगर आप उसको एडजस्ट करें, फर्ज के वो कहते हैं जी एक फादर है, तो उससे बच्चे की बहस हो रही है, फाइनली द फादर दैट फेलो सेज कि मतलब ठीक है यार, आई ओपनली एडमिट द थिंग दैट यू आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी, यू नो मच बेटर देन मी, यू आर माय फादर। अगर वालिद बच्चे को कहते हैं यार तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है, मैं मानता हूँ, तो कहते हैं इससे क्या मुराद है, अगर आप इसको एडजस्ट करें, इससे मुराद है कि फादर ये नहीं कह रहे कि तू मेरा बाप है, वो कहना ये जन्म में शर्म नहीं,
ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होता है किसी चीज की असल या उसकी जो इनसाइड स्टोरी को समझना। बज़ाहिर मैं कुछ कह रहा हूँ, असल में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप तहरीक पाकिस्तान की मिसाल, कई लोग मिलते हैं उस तरह के, वो बड़े दुख से कहते हैं पाकिस्तान में आके हमने गलती की है, तो दैट डजंट मीन दे वांट टू से दैट सेंस। वो तो कहते हैं मतलब हमने तो क्या किया और हुआ क्या, या हमने क्या बना दिया। ओके, कंटेंट रिलेशनशिप डिमेंशन से क्या मुराद है, ये नंबर 4 जो है कंटेंट से मुराद समझ लें कि जो भी आपका मैसेज है, मैसेज इटसेल्फ जो है वो उसमें हम कहते हैं कंटेंट। समझ आ रही है बात? हम टॉकिंग अबाउट इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, कंटेंट का रिलेशनशिप डिमेंशन। कंटेंट से मुराद है जो भी आपने मैसेज भिजवाया है उससे हम कंटेंट कहते हैं। वॉट एवर द मैसेज इज दैट्स कॉल्ड कंटेंट। और आपसे वो एग्जाम में यही पूछता कि इससे मुराद क्या है, या जैसे मर्जी सवाल पूछ ले, अगर आपका आइडिया होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब है कि ताल्लुक, द पर्सन यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू, जिससे आप बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ आपका ताल्लुक क्या है, ये रिलेशनशिप डिमेंशन। कंटेंट मींस मैसेज इटसेल्फ, रिलेशनशिप का मतलब है वही जैसे पीछे हमने बात की कि वेदर ही और शी योर सीनियर, वो आपसे बच्चे से बात कर रहे हैं, अंकल से बात कर रहे हैं, किसी बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल गेट्स से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये है रिलेशनशिप। कंटेंट रिलेशनशिप हो गया आपका उस बंदे या बंदी के साथ जो भी आपका हाँ स्टेटस का डिफरेंस है, जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप। अब इसमें बात का तो आपसे ये कहता है कि मतलब ये है, इसमें थोड़े दो पहलू कभी कभी पूछ लेते हैं। बात को जो है कंटेंट एक ही है, रिलेशनशिप मुख्तलिफ। बात का ये है कि कौन रिलेशनशिप डिफरेंट है, कंटेंट एक ही, मतलब क्या यूज करें द सेम कंटेंट डिफरेंट रिलेशनशिप। और आज ये कि फर्ज किया मैं क्लास में मतलब एक ही मैसेज देता हूँ और उसमें फर्ज किया मैं किससे कहता हूँ वुड यू प्लीज लीव द क्लास, या प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास, लीव द क्लास, एंड मे आई रिक्वेस्ट यू टू लीव द क्लास। अब देखिए इसमें मैसेज एक ही, कंटेंट एक ही, लेकिन टोन बदल दी, कहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं मैं थोड़ा गुस्से से कह रहा हूँ, कहीं मैं मतलब, तो इसका मतलब कंटेंट बात एक ही होती है, मैसेज रिलेशनशिप बदलता है। ठीक, मैसेज तो एक ही है, लेकिन क्लास से चले जाओ, लेकिन कहीं आप जैसे गाली के अंदाज में कह रहे हैं, कहीं प्यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बात का ये होता है कि डिफरेंट कंटेंट सेम रिलेशनशिप। इससे क्या हो रहा है, बातें ही मुख्तलिफ हैं और बंदा या बंदी पर्सन यू टॉकिंग टू दैट इज द सेम, वो एक ही है। फर्ज के आप मुसलसल किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका वही है, लेकिन बातें ही मुख्तलिफ कर रहे हैं। फर्ज के अपने सर आपके नोट्स मिल जाएंगे कि सर जी आपका लैपटॉप दे जाओ, या आपकी गाड़ी कुछ टाइम पे मिल सकती है, ये कंटेंट बदल दी, रिलेशनशिप तो कभी वही है ना जो आपका। जैसे फादर से कहते हैं कि पापा आपकी गाड़ी ले जाओ, मरी ठोक ठोक के आ जाओ, ठीक, या इस तरह की कोई भी बात, एक ही बंदा या बंदी है लेकिन उससे बातें मुख्तलिफ, ये है डिफरेंट कंटेंट द सेम रिलेशनशिप। ठीक, पहले हम मैंने कहा द सेम कंटेंट डिफरेंट रिलेशनशिप, मैसेज एक ही है लेकिन उसमें टोन उसकी बदलती जाती है, कभी आप सख्ती से कह रहे हैं, कभी प्यार से कह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछ लेते हैं अक्सर। आगे है सिमेट्रिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, क्या आपको नजर आ रहा है नंबर 5, ये फोर्थ है। अब इससे क्या हो रहा है, अब ये भी अक्सर बुक्स में थोड़ा सा बड़ा उन्होंने कंफ्यूज वे में लिखा हुआ है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, नजर आ रहा है ना आपको? हाँ, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री हो, तो आपको पता है सिमेट्रिकल, ये अक्सर बुक्स में कोई इस तरह का लिखा हुआ कि व्हेन पीपल ऑफ द सेम रैंक, एक ही रैंक के लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सिमेट्रिकल जो है एस्पेक्ट है। हालांकि ये बात गलत है, रैंक एक की बात नहीं है, सिमेट्रिकल डिमेंशन जो सिमेट्रिकल रिलेशन से मुराद है कि मतलब द सेम बिहेवियर, द सेम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, एक ही तरह का बिहेवियर जब होगा उससे हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाद में लिखा है कि इसका मतलब है कि जब when people of the same rank communicate करते हैं ये सिमेट्रिकल, हालांकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब है एक जैसा बिहेवियर,
फर्ज के मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप भी प्यार से कर रहे हैं, रैंक का थोड़ा फर्क है ना, जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट का थोड़ा फर्क है उस लिहाज से, तो ये सिमेट्रिकल है। मैं आपसे गुस्से से बात कर रहा हूँ, आप भी गुस्से से कर रहे हैं, ये भी सिमेट्रिकल है। एक बॉस फर्ज के गुस्से से बात कर रहे हैं और उसका मुलाजिम भी आगे तब दिया फर्ज के, ये भी सिमेट्रिकल है। तो ये बुक्स में उसमें लिखा है जी रैंक एक ही हो, रैंक एक होना इज नॉट अ मस्ट, बिहेवियर एक होना चाहिए। ठीक, एक ही जैसा अंदाज अगर होगा सिमेट्रिकल होगा। एक बंदा सॉफ्ट है दूसरा भी सॉफ्ट, एक बंदा हार्ड से दूसरा भी हार्ड, दूसरा भी उससे, ये है सिमेट्रिकल रिलेशन। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री जो है, ये जो है नीचे में लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यूं समझने के इसका उल्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से मुराद है एसिमेट्रिकल, इसका दूसरा नाम है एसिमेट्रिकल। तो आप सबको समझ आए रही होगी, सिमेट्रिकल का उल्ट होता है एसिमेट्रिकल, यानी कि जिसमें सिमेट्री ना हो। सिंपल वर्ड्स, डिफरेंट बिहेवियर। ठीक, सिंपल सी बात, कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद क्या हुआ कि डिफरेंट बिहेवियर, बिहेवियर डिफरेंट है फर्ज के वास्ते। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, एग्जाम में विषय से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन का मसला होता है, तो सवाल समझ ही नहीं आता। वो कहता है जी फर्ज क्या मतलब ये है कि एक जगह मतलब ये है कि एक बॉस है, he has been abusing for the last month, half an hour or so, गालियां दे रहे फर्ज के मुलाजमीन को, तो मुलाजमीन मतलब दे आर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, सो दे आर जस्ट सुन रहे हैं उस बंदे को। तो बताएं ये कौन सा रिलेशनशिप है, सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है क्या? तो हम जब डिफरेंट बिहेवियर है, अपोजिट बिहेवियर है, एक बंदा सॉफ्ट है दूसरा हार्श, एक बंदा काइंड है दूसरा अनकाइंड, एक बंदा कोऑपरेटिव है दूसरा, ये है मतलब इस तरह वो सिनेरियोस में पूछते हैं, जैसे मर्जी पूछो, तो हम कहेंगे जी ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, जैसे बुक्स में इसको लिखा है, जब मतलब एक ही रैंक के लोग हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, जब बिहेवियर मुख्तलिफ हो, इससे मुराद मतलब ये लेंगे कि कहते हैं जैसे आपका फर्ज किया ऊपर वाला बंदा नीचे वाले से बात कर रहा है, हालांकि ऐसा लाजमी नहीं, इस मटेरियल का मतलब है डिफरेंट बिहेवियर। ठीक, तो जनरली स्पीकिंग जाहिर है आपका फर्ज के भी फादर है फर्ज के, वो आपसे भी बात करते हैं तो आमतौर पर यही होता है ना कि अगर वो सख्त से बात करते हैं तो आप आगे सॉफ्ट ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी खुदा न खास्ता ऐसे भी होता है कि जैसे फर्ज के वो गुस्से में तो आप भी थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, हो जाता है कभी-कभी, भाई जो, ठीक है। तो लेकिन मतलब पेरेंट्स के साथ सब करना नहीं चाहिए। सिमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और इसमें क्या है, और भी था हाँ, इसमें एक चीज थी जिसे मैंने कहा पंक्चुएशन। अब ये जो चीज है, द प्रोसेस ऑफ पंक्चुएशन, नंबर 6, प्रोसेस ऑफ पंक्चुएशन। देखिए मतलब इसमें मसला कोई आ गया। अब ये चीज अक्सर स्टूडेंट पढ़ी होती है, लेकिन वो पंक्चुएशन को पंक्चुएशन जैसे वहां ये करेंगे तो गड़बड़ी होगी। ठीक है, पंक्चुएशन से मुराद जो है यहाँ जो हम ले रहे हैं वो क्या है, पंक्चुएट का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है टू इंसर्ट समथिंग आफ्टर इंटरवल्स, वक्फे वक्फे से कोई चीज इंसर्ट करने को हम पंक्चुएट करना कहते हैं। इसमें असल में कॉन्सेप्ट ये है कि कम्युनिकेशन का जो कहता है एक जो प्रोसेस है, एक कहता है एक मुसलसल प्रोसेस है, और इसमें ये समझ नहीं आती कि वजह कौन सी है और रिस्पॉन्स कौन सा है। यहाँ पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी सवाल आया स्टूडेंट ने इसका तकरीबन अक्सर गलत जवाब देते हैं। कंप्यूटर से मुराद है कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है सारा, कहते हैं इसमें ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है, बस इस दो पॉइंट को ध्यान में रखें, स्टिमुलस कौन सा, रिस्पॉन्स कौन सा। स्टिमुलस को हम दुआ में समझें, कॉज कौन सा, वजह कौन सी, फिर इसको क्या है उसका इफेक्ट। कहते हैं जब भी कम्युनिकेट आप कर रहे हैं तो पंक्चुएशन को ये कहते हैं उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वजह क्या है और आगे रिस्पॉन्स क्या है। मतलब वही जैसे अक्सर एग्जाम में आपसे पूछेगा फर्ज किया स्लैप रेव्यू, कहता फर्ज की ये दो चीजें, ठीक है, अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि इनमें वजह कौन सी है और रिस्पॉन्स कौन।
ये हो गया थप्पड़, ये फर्ज को गाली क्लोज करना। फर्ज क्या मतलब ये है कोई खुदा न खास्ता ऐसा कभी होता नहीं वैसे, तो मैं किसी स्टूडेंट को स्लैप करता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ, कोई बंदा मुझसे पूछता है कि आपने मतलब ये कि स्टूडेंट को मतलब थप्पड़ मारा, मैं उससे कहता हूँ यार ये स्टूडेंट जो है मुझे गालियां दे, मेरे हिसाब से जो गाली देता है ये क्या है, ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस की वजह मेरे हिसाब से ये ऐसे इन माय बुक वो मतलब मुझे गालियां दे रहा है, इस वजह से मैं आगे से स्लैप कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स। हाँ इन माय बुक लड़के का मुझे गाली देने की वजह से मैंने सोचा पढ़ना, ठीक। अब इफ समवन पुट द सेम क्वेश्चन टू दैट स्टूडेंट, पर क्या कहते हैं क्या मसला है, वो कहता है यार ये जो है ये जो टीचर है ऐसा वैसा है, ये मुझे अब्यूज कर रहा था, ठीक है, ये नहीं सॉरी इसने मुझे स्लैप किया इस वजह से मैं इसको अब्यूज कर रहा हूं। उसके हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से स्लैप जो है वो स्टिमुलस है वजह और अब्यूज करना रिस्पॉन्स। इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन प्रोसेस में इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिसाइड व्हिच थिंग लेड टू व्हाट, कि कौन सी चीज सबब थी और कौन सी इसका। आपने इसका भी थोड़ा सा नोट समझने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि कम्युनिकेशन जो है दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और एक सर्कुलर होता है, ठीक। लीनियर कम्युनिकेशन और सर्कुलर, अब इनमें क्या फर्क है, पहले इस पॉइंट को समझे फिर अगला पॉइंट समझे। लीनियर का मतलब होता है इन वन लाइन, आप जानते ही मैथ्स पर आपने पढ़ा, एक लाइन। इससे मुराद हम क्या लेते हैं कि मैंने आपसे एक चीज कम्युनिकेट की, आपने वो सारी मेरी बात सुनी, उसके बाद आपने जवाब दिया, ठीक है, एक लाइन। पहले मैंने बात की, आपने सारी बात सुनी के बाद सच में फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, फिर यानी कि मैंने आपकी सारी बात सुन की, मैंने अगली बात की, ये इन वन लाइन, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली डू यू थिंक ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है कि स्टार्ट से फर्ज कि अभी हमारा इस टाइम वो नेट पे वो रास्ता नहीं हो रहा, तो पार्टिसिपेंट थोड़ा कम है, वरना ये मतलब भी तो मैं बोल ही जा रहा हूँ, वरना तो ये होता है कि बात आप स्टार्ट करते छोड़ कहते नहीं सर ये समझ नहीं आ रही, ये आपने क्या कहा, अगली चीज क्या है, तो इसका इससे कहते हैं सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस एक लाइन में नहीं होता बल्कि इस तरह घूमता है, और इसमें मैंने एक बात स्टार्ट की, आपने मेरी आधी बात काट के अपनी बात करना शुरू कर दी, बीच में कोई तीसरा लड़का लड़की बोल पड़ा, बीच में कोई चौथे बंदे ने बात कर दी, कम्युनिकेशन इस तरह होता है। ये थोड़ा होता है कि अब मैं पहले मेरी बात सुनेंगे फिर जवाब देंगे, तो कहा जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इट नेवर गोज इन वन लाइन, एक लाइन में नहीं होता बल्कि सर्कुलर होता है, एक बंदा बोला फिर बीच में दूसरा बोल गया, तीसरा बोल गया, चौथा बोल गया, ये सर्कुलर। तो ये जो मैं कह रहा हूँ पंक्चुएशन का प्रोसेस है, इसमें भी ये है कि ये समझ नहीं आती कि स्टिमुलस कौन सा रिस्पॉन्स कौन सा, वजह कौन सी है रिस्पॉन्स कौन सा, स्टिमुलस कौन सा रिस्पॉन्स कौन सा, ये स्टिमुलस है रिस्पॉन्स कहते हैं। जो जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना कभी गली मोहल्लों में या दाएं में कभी जो जो क्या हो सके लड़ाई शड़ाई कभी होती है, एक तो लड़ाई होती है, एक होता है स्कफल। स्कफल कहते हैं देगा मुश्ती को, जब बिल्कुल ये बड़ा सा हो रहा होता है और ये वो आप समझ रहे हैं ये, तो कहते हैं मतलब इन दैट सिचुएशन आप किसी से पूछे क्या हुआ, तो कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ। कोई की कहीं उसने थप्पड़ मारा तो उन्होंने आके गालियां दी हैं, कोई कहीं जिनके बंदों ने हमला किया तो उन्होंने आगे से गालियां दे रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब पंक्चुएशन प्रोसेस ये कहता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट लेड टू व्हाट, वजह क्या थी, रिस्पॉन्स कौन, प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। इसलिए हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ये हकीकत भी है। हकीकत भी कहीं भी लड़ाई हो रही हो, आप जो मतलब किसी भी बंदे से बात करने लगता है कि वो ही मासूम है, और दूसरे से पता लगता पड़ गया तो वो, तो इस तरह मतलब कहते हैं पंक्चुएशन से मुराद यहाँ ये ले रहे हैं कि ये स्टिमुलस बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हिच थिंग द स्टिमुलस व्हिच द रिस्पॉन्स, प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमारा जो है वो ये एक्शन कम्युनिकेशन का एक रफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो या कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल से कोई नए टॉपिक पकड़ेंगे।
जी whoever is there, आशिर आशिर ही हमारे रह गए शादी अकेले हैं। आशिर ही, बाकी लोगों को क्या मसला है? ये इनका दिल नहीं करता, सोए हुए हैं इसने। हाँ एनीवे, आशिर एनी कंफ्यूजन को बताएं, कोई बात नेट इश्यू होता है। हाँ नेट इश्यू इज देयर, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये चीजें इंशाल्लाह जो है, अच्छा वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन ये इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है एक लिहाज से वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन बात की वन थिंग इन माइंड कि जो हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस तरह समझने और बाद में उसको सुनने में थोड़ा फर्क होता है। इसलिए मैं तो सोच से रिक्वेस्ट करता हूँ यार थोड़ा सा हिम्मत मार लिया करो। एनीवे, तो इंशाल्लाह कल हमारे पास 2 दिन है, हम उसमें भी थोड़ा सा, अगर इसमें अब देखें ना स्टूडेंट अगर ज्यादा हो तो वो थोड़ा सा, बल्कि ये होता है कि वो कहते हैं हमें इस एरिया में ज्यादा मसला हो रहा है, तो बंदा उन टॉपिक्स को ज्यादा किस करता है कि जैसे एनीवे। तो आर यू गेटिंग समथिंग हाशिर? आप अकेले ही बंदे हो, आप भी से फीडबैक ले लेते हैं, कुछ फायदा हो रहा है या मतलब यू जस्ट क्या सिचुएशन हाशिर? जो भी वट एवर यू डिस्कस सो फार, इसमें कुछ फायदा हो रहा है? क्या सिचुएशन चल रही है आपकी? कमेंट किया, ओके। तो इंशाल्लाह थिंग विल डन फाइन। हाँ ओके, क्योंकि अंदर के कॉन्सेप्ट हैं, ओके। क्योंकि बुक पढ़ना इज समथिंग डिफरेंट, उन्हें आपको इनसाइड स्टोरी चाहिए कि सवाल पूछते कैसे हैं, और सारी गेम टीचर की ये होती है उसे कि अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर, वरना मतलब आपने देखा होगा बार बार हम एक बुक लेके उसमें से पढ़ा देते हैं तो उसका फायदा कोई नहीं। स्टूडेंट ने पूरी किताब याद की होती है लेकिन क्वेश्चन को समझ नहीं आता। ओके, तो आई थिंक देन इट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ तो अभी इंशाल्लाह टुमारो विल गो बट समथिंग न्यू, ओके हाशिर, एंड whoever else is there, no one. Anyway, thank you very much. हाँ, खुदा हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह कल दिन भी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।